हेलो बच्चों, लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 13। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम। ठीक है, तो देखिए चैप्टर नंबर 14 में हम सारा पढ़ेंगे। लास्ट में हमने देखा था कि बायोटिक कम्युनिटी क्या होती है, उसके बाद एनवायरनमेंट में ये सब रहते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो देखे थे हमने, लोअर लेवल और हायर लेवल का। तो ये तो हमको पता है कि जितनी भी बायोटिक कम्युनिटी रहती है एनवायरनमेंट में, वो अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ मिलकर इंटरेक्ट करते हैं, मतलब दोनों में इंटरेक्शन होता है और उसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। तो इस चैप्टर में हमको पूरा इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है। ये देखिए इकोसिस्टम, इसको देखिए क्या डिफाइन किया है। A functional unit of nature where interaction of living organism with themselves and with physical environment takes place। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है और वो जिस पर्टिकुलर यूनिट में हो रहा है, मतलब एनवायरनमेंट में जो हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। और ये जो इकोसिस्टम टर्म है वो दी थी सबसे पहले A.G. टेंसले नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो या फिर इसको लेके क्या बोल सकते हैं, द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ इकोलॉजी विच इंक्लूड बोथ द ऑर्गेनिज्म एंड द नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, यानी जिसमें ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट दोनों रहते हैं, ईच इन्फ्लुएंसिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर, जो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे, एंड ईच इज़ नेसेसरी फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, और दोनों ही लाइफ के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी हैं। तो ये जो छोटी यूनिट है इकोलॉजी की, वो क्या कहलाती है, इकोसिस्टम। ठीक है, या फिर एक और बहुत ही ईजी डेफिनेशन है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। ठीक है, ये छोटी सी डेफिनेशन आप बोल सकते हो। अब देखिए इकोसिस्टम के टाइप्स। तो कुछ होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो कि मनुष्य द्वारा बनाए गए मेन मेड इकोसिस्टम, जैसे क्रॉप फील्ड है, खेत या एक्वेरियम। और नेचुरल इकोसिस्टम जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इनमें दो आते हैं, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन वाले और एक्वेटिक मतलब पानी वाले। ठीक है, तो ये जो है दो इनके टाइप्स हो गए, नेचुरल और मैन मेड। मैन मेड में दो आते हैं, क्रॉपलैंड और एक्वेरियम, और नेचुरल में टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब टेरेस्ट्रियल में भी देखिए बहुत सारे हैं, ज़मीन पे बहुत सारे इकोसिस्टम बने हुए होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, जंगल पूरा एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, या फिर माउंटेन भी इसमें हम शामिल करते हैं। और एक्वेटिक वाले में हम फिर से दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं, फ्रेश वाटर और मराइन यानी कि सॉल्टी वाटर, समुद्र वाला। फ्रेश वाटर इन्हें नदी तालाब वाले, और मराइन वाटर इन्हें समुद्र वाले। तो फ्रेश वाटर में क्या क्या आ जाएंगे, पोन्ड्स यानी कि तालाब का इकोसिस्टम आ जाएगा, लेक झील का इकोसिस्टम आ जाएगा, फिर उसके बाद रिवर का इकोसिस्टम आ जाएगा, स्ट्रीम्स झरनों का इकोसिस्टम आ जाएगा। ठीक है, और जो सॉल्टी वाटर है उनमें आएंगे सी का इकोसिस्टम, समुद्र का, एस्चुरीज और वेटलैंड्स, या फिर ओशियंस भी इसमें आ सकते हैं। तो ऐसे जो है ये पूरा इसका क्लासिफिकेशन है नेचुरल और आर्टिफिशियल का। ठीक है, तो हर एक अपना, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हमने बोला, तो उसमें फॉरेस्ट में रहने वाली सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, अब देखिए स्ट्रेटिफिकेशन। ये क्या होता है स्ट्रेटिफिकेशन? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन एन इकोसिस्टम कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब एक इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल पे, वो क्या कहलाता है, स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए जैसे एक जंगल हमने लिया, तो वहाँ पे कुछ टॉप ट्रीज होंगे, मतलब बड़े ट्रीज होंगे, कुछ श्रब्स होंगे जो उनके अंडर में होंगे,
फिर हर्ब्स होंगे जो उनसे भी नीचे लेवल पे होंगे, और सबसे नीचे होगी घास, ग्रास। तो ये हर एक का अपना लेवल है, लेकिन सभी का अपना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है एक इकोसिस्टम में किसका, अलग अलग स्पीशीज़ का, वो कहलाता है स्ट्रेटिफिकेशन। अब देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो कंपोनेंट्स जो होते हैं, इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट पार्टिसिपेट करते हैं स्ट्रक्चर में, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग, जिसमें क्या क्या आएंगे, एयर, वाटर, सोलर रेडिएशंस, टेम्परेचर, ये सब आ जाएंगे। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और क्लाइमेटिक, नॉन लिविंग को। तो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में आते हैं जैसे सॉइल है, ह्यूमस है, ऑर्गेनिक फूड है। इनऑर्गेनिक में वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, और क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स में टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी। तो ये सारे एबायोटिक हो गए। अब जो मेन बायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनको फिर से हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, दूसरे हैं कंज्यूमर और तीसरे हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है, तो प्रोड्यूसर कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी सिंथेसिस देयर ऑन फूड, फोटो ऑटोट्रोप्स एंड कीमो ऑटोट्रोप्स। मेनली ये कौन होते हैं, ग्रीन प्लांट्स। प्रोड्यूसर कौन होंगे, मेनली ग्रीन प्लांट्स। तो जो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड को, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो आएंगे प्रोड्यूसर में। हर एक इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर हैं वो ऑटोट्रॉप ही रहेंगे। यदि हम जंगल की बात करें तो वहाँ के पौधे, यदि हम समुद्र की बात करें तो वहाँ रहने वाले पौधे, यदि हम ग्रासलैंड की बात करें, घास के मैदान की, तो घास वहाँ पर प्रोड्यूसर का काम करेगी। दूसरे आते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोर्स, जो प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करते हैं, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, हरे पौधों को खाते हैं, तो वो आएंगे प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट ऑर्डर के कंज्यूमर। तो इनमें सारे हर्बीवोर्स आते हैं, जैसे कि हर्बीवोर, जैसे हम जंगल की बात करें तो वहाँ पे डियर हो जाएंगे, हिरण, या घास के मैदान की बात करें तो बकरी, गोट, या जो भी घास खाने वाला ग्रास होफर, छोटा सा इंसेक्ट, वो भी क्या आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर। फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी के बाद क्या आएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स, मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर्स को कंज्यूम करते हैं। जैसे डियर ने घास को खाया, डियर को खाया किसने, वोल्फ ने, तो वो हो जाएगी सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, या ग्रास होफर को खाया फ्रॉग ने, तो वो हो जाएगा, फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर यानी टॉप लेवल के जो कार्निवोर होते हैं, जैसे लॉयन, लॉयन ने वोल्फ को खाया जंगल में, तो वो टॉप कार्निवोर या टर्शरी कंज्यूमर है। फ्रॉग को खाया स्नैक ने, तो स्नैक हो जाएगा टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ऐसे होगा इसमें। फिर डिकम्पोजर, लास्ट है बायोटिक कंपोनेंट में डिकम्पोजर। डिकम्पोजर यानी जब इन सब की डेथ होगी, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स की, प्लांट और एनिमल्स की, तो इन सब की बॉडी मिट्टी में मिक्सअप होती है, तो इनकी बॉडी को डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं, डिकम्पोजर्स, जो कि होते हैं बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। यदि डिकम्पोजर ना हो तो पूरी अर्थ में हमको केवल डेड बॉडीज़ ही दिखाई देंगी शायद। तो ये तीनों जो है मिलके बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं इकोसिस्टम के। और ये बायोटिक कंपोनेंट जो है वो क्या है, सॉइल, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, टेम्परेचर, लाइट और ह्यूमिडिटी। तो ये इसका पूरा स्ट्रक्चर है। अब देखिए फंक्शंस क्या है इकोसिस्टम के, ये तो हमने स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, अब इसका फंक्शन, तो फंक्शन है, देखिए सबसे पहला प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। मतलब जो भी हम साइकिल्स पढ़ते हैं, मतलब कार्बन का साइकिल, नाइट्रोजन का साइकिल, ऑक्सीजन का साइकिल, तो ये सब साइकिल जो है वो इकोसिस्टम का ही क्या है, फंक्शनिंग है। इकोसिस्टम के थ्रू ही ये चलते हैं। क्लियर है। दूसरा फंक्शन हमने क्या देखा इसका, एनर्जी फ्लो। जो पूरा एनर्जी फ्लो चल रहा है इकोसिस्टम में,
कि एक लेवल से दूसरे लेवल को एनर्जी मिल रही है, तो वो भी किसके थ्रू मिल रही है? इकोसिस्टम के थ्रू। डिकम्पोजिशन जो हो रहा है, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो भी इकोसिस्टम का ही पार्ट है। और प्रोडक्टिविटी, तो ये सारे इसके फंक्शंस आएंगे, ठीक है। तो ये इकोसिस्टम के फंक्शंस। अब देखिए प्रोडक्टिविटी जो हमने बोला था, एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो वो हम देखते हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है। प्रोडक्टिविटी तो देखिए, द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ये तो क्या है, इन्होंने डेफिनेशन दे दी है प्रोडक्टिविटी की, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है इकोसिस्टम की, एक्चुअल में क्या होती है? इट इज़ द रेट एट विच सोलर रेडिएशन एनर्जी इज फिक्स्ड बाय द वेजिटेशन ऑफ एन इकोसिस्टम पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया। मतलब जो एनर्जी सन से लेता है प्लांट, वो पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया में कितनी वो फिक्स कर रहा है, उसे हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। इसको हम कैलोरी में मेज़र करते हैं, क्योंकि एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या है? कैलोरी में, ठीक है। और जो एरिया लेते हैं हम, वो लेते हैं स्क्वायर मीटर में, और टाइम लेते हैं 1 ईयर में। तो it is the process of photosynthesis which determine the rate of productivity by operating directly or by flow of photosynthetes from producer to the various level of consumers, ठीक है। क्या आ रहा है? देखिए प्रोडक्टिविटी को कैसे मेजर करते हैं? एनर्जी मतलब कैलोरी में, और जो हम एरिया ले रहे हैं वो ले रहे हैं स्क्वायर मीटर में, और टाइम ले रहे हैं 1 साल में। मतलब 1 साल में इतने स्क्वायर मीटर एरिया में जो प्लांट्स हैं, उन्होंने कितनी एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की है, वो है प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी को हम 2 पार्ट्स में देखिए डिवाइड 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? इट रेफर्स टू प्रोडक्टिविटी एट द प्रोड्यूसर लेवल। मतलब प्रोड्यूसर ने कितनी प्रोडक्टिविटी दी है, या फिर द फूड एनर्जी फॉर्म्ड बाय वे ऑफ फोटोसिंथेसिस यूजिंग सोलर एनर्जी। मतलब फोटोसिंथेसिस में कितनी एनर्जी बनी है, कितनी फूड एनर्जी वहाँ पर बनी है, वो क्या हो जाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक। इट इज़ द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया इन अ गिवन टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? अब इसमें भी देखिए क्या होता है। एक होता है GPP, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस मतलब it refers to total photosynthesis, means total amount of food formed by the producer, ठीक है। पूरा जितना भी फूड उसने बनाया है फोटोसिंथेसिस में, वो क्या आएगा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आएगा। और दूसरा होता है NPP, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इट रेफर्स टू ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस लॉसेस बाय वे ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। जो भी इसने बनाया है टोटल फूड एनर्जी, उसमें से कितनी लॉस हो रही है, रेस्पिरेशन में लॉस हो रहा है या डिकम्पोजिशन में जो भी लॉस हो रहा है, तो उसमें से देखिए GPP में से R को माइनस कर देंगे तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हमारे पास आ जाती है, ठीक है। नेट प्रोडक्शन मतलब ग्रॉस प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन, कितनी एनर्जी रेस्पिरेशन में कंज्यूम हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा। फिर देखिए GPP इज़ नॉट इक्वल टू NPP, कभी ये दोनों सेम नहीं होते। क्यों? क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ GPP इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी वो कुछ एनर्जी को यूज़ करता है। तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? जो प्लांट्स ने टोटल बनाई है फोटोसिंथेसिस से एनर्जी, तो उसमें भी हमको नेट वाला मिलेगा। अब इसके बाद आती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी देखिए क्या होती है? रेट ऑफ स्टोरेज एट कंज्यूमर लेवल। जो कंज्यूमर लेवल पे स्टोर होगी वो होगी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं इट इज़ द रेट ऑफ रीसिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक फूड बाय कंज्यूमर, ठीक। तो नेट सेकेंडरी प्रोडक्शन क्या होगा? ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन माइनस रेस्पिरेशन बाय हेटरोट्रॉप। वही कि हमने पौधों को खाया, हमको जो एनर्जी मिली उसमें से हमने कुछ रेस्पिरेशन के लिए यूज़ की,
तो हमारा जो नेट प्रोडक्शन आएगा सेकेंडरी वो क्या आएगा, ग्रॉस में से माइनस करेंगे रेस्पिरेशन को, ठीक है। एक होता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, इट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बायोमास ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर विच हैज़ बिन लेफ्ट ओवर बाय कंज्यूमर। मतलब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल्स टू NPP, यानी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस प्लांट बायोमास यूज्ड बाय कंज्यूमर। जितना बायोमास हमने यूज़ कर लिया है उसको नेट में से माइनस कर देंगे, तो ये आ जाता है नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्टिविटी। अब है डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू स्मॉलर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बाय डिकम्पोजर। डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया, फंजाई, जो जब भी किसी प्लांट की डेथ होती है, छोटे एनिमल्स, सभी एनिमल्स की, तो ह्यूमन को छोड़ के किसी का भी हम वो नहीं करते कि हम, जैसे हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन की बॉडी को दफना देते, तो दफनाने के बाद भी क्या होता है, ज़मीन में उसकी बॉडी को क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। तो वो डिकम्पोजिशन करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, और क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको सिंपलर या स्मॉलर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं, तो ये कहलाता है डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या होता है, रॉ मटेरियल ऑफ डिकम्पोजिशन एज डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड एनिमल पीसेस इज कॉल्ड detritus. Raw material of decomposition as dead plant, animal and animal feces is called detritus. जो भी डिकम्पोजिशन से रॉ मटेरियल बना है वो क्या कहलाता है, डेट्रिटस कहलाता है, ठीक है। अब डेट्रिटिवोरस क्या होते हैं, डेट्रिटिवोरस एनिमल्स दैट फीड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो इस डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं, जो इसको खाते हैं, वो कहलाते हैं डेट्रिटिवोर्स। जैसे अर्थवर्म है, टर्माइट्स है और स्नेल्स है, ठीक है, ये सारे डेट्रिटिवोर्स कहलाएंगे। तो यहाँ से भी फूड चेन चालू होती है कभी कभी, ठीक। अब देखिए स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन जो है वो किस तरीके से होता है। तो पहला जो स्टेप है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस, मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ डेट्रिटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल है जो स्मॉलर पीसेस में टूटा था वो और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स में टूट जाता है, एंड इट इज़ डन बाय डेट्रिटिवोर्स। मतलब जैसे अभी हमने नाम पढ़े हैं, ये उसको और ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ देंगे, तो ये क्या कहलाएगा, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डेट्रिटस। उसके बाद वाले जो स्टेप है वो है लीचिंग। Soluble or inorganic nutrient dissolve in water and goes down to soil. Get precipitated is called leaching. मतलब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी soluble inorganic nutrients होते हैं वो पानी के साथ डिजॉल्व हो जाएंगे और ज़मीन के अंदर चले जाएंगे और प्रेसिपिटेट होते हैं, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है लीचिंग। देन कैटाबोलिज्म। डिकम्पोजर्स मतलब वही बैक्टीरिया एंड फंजाई release enzyme to decompose detritus into simpler inorganic compound। बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, जो भी डेट्रिटस है उसको डिकम्पोज करने के लिए एंजाइम रिलीज करते हैं और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में तोड़ देते हैं, तो ये उनका कैटाबोलिज्म है। ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन सिंप्लीफाइड डेट्रिटस कन्वर्टेड टू ह्यूमस। जो भी डेट्रिटस है वो किस में कन्वर्ट होता है, ह्यूमस में। और ह्यूमस एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ अ डार्क एमॉर्फस सब्सटेंस हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, अंडरगोज डिकम्पोजिशन वेरी स्लोली, रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होते हैं। डार्क कलर का सब्सटेंस, जैसे हम बोलते हैं कि अपर लेयर ऑफ सॉइल जो होती है वो ह्यूमस होती है, तो ये कन्वर्जन इसका ह्यूमस में क्या कहलाता है, ह्यूमिफिकेशन। और फिफ्थ जो है वो है मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन का मतलब ह्यूमस इज डिग्रेडेड टू रिलीज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ह्यूमस फिर से डिग्रेड होगा, क्या रिलीज करने के लिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे वाटर है, CO2 है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, मिनरलाइजेशन। क्लियर है। अब इसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, तो पहला करता है केमिकल कंपोजिशन,
मतलब उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है। डिकम्पोजिशन रेट विल बी स्लो। डिकम्पोजिशन रेट स्लो रहेगा जब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिग्निन और गाइटिन होंगे, और यदि नाइट्रोजन और वाटर ज़्यादा है तो इसका डिकम्पोजिशन का रेट जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट। यदि वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट तो डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ जाता है, और यदि टेम्परेचर लो है और एनएरोबिक कंडीशन है तो डिकम्पोजिशन का रेट कम हो जाएगा। फिर फूड चेन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर थ्रू अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फूड चेन का मतलब क्या होता है, देखिए हमने क्या बोला कि एनर्जी सबसे पहले किसने ली, प्लांट्स ने, सोलर एनर्जी। फिर प्लांट्स ने ली प्राइमरी कंज्यूमर ने, फिर प्राइमरी से सेकेंडरी ने, सेकेंडरी से टर्शरी ने। तो ये जो ट्रांसफ़र चल रहा है एनर्जी का प्रोड्यूसर से लेकर अलग अलग ऑर्गेनिज्म तक, तो ये कहलाता है क्या, फूड चेन। ठीक है। फूड चेन रिप्रेजेंट एनर्जी फ्लो थ्रू इकोसिस्टम। और ये जो अलग अलग लेवल होते हैं ना फूड चेन के, डिफरेंट स्टेप्स, वो कहलाते हैं ट्रॉफिक लेवल। ठीक है। जैसे हमने बोला प्रोड्यूसर प्लांट, तो प्लांट जो है वो एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। फिर हर्बीवोर दूसरा ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी यानी जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो अलग ट्रॉफिक लेवल, सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो अलग ट्रॉफिक लेवल। तो देखिए यहाँ पर एक फूड चेन का एग्जांपल दिया है, ग्रेजिंग फूड चेन का। तो यहाँ पर जो फूड चेन है ना, ये ग्रासलैंड की फूड चेन है। तो ग्रास से स्टार्ट हुई, ग्रास ने फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाया, उसको खाया गोट ने, और गोट को खाया ह्यूमन ने। तो ये एक फूड चेन है। यानी एनर्जी कैसे गई, ग्रास से गोट में और गोट से ह्यूमन में। अब डेट्रिटस फूड चेन देखिए, जो डेट्रिटस अभी हमने देखा, तो वो कैसे होगा, यहाँ पे है डेड लीफ, पत्तियाँ, जो सड़ी गली पत्तियाँ, ऑर्गेनिक फूड कंपाउंड है उसमें, तो उसको खाया अर्थवर्म ने और अर्थवर्म को खाया बर्ड ने। तो ये डेट्रिटस फूड चेन हो जाएगी। फिर सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, फंजाई और बैक्टीरिया, जो कि डेट्रिटस पे फीड करते हैं। ये देखिए अलग अलग फूड चेन दी हुई है। ये दी है फॉरेस्ट की, जैसे ट्रीज को खाया डियर ने, डियर को लॉयन ने। या फिर ये देखिए फ्लावर को खाया ये फ्लाइज, फ्लाइज को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक और स्नेक को ईगल। तो ये इतनी लंबी फूड चेन बनी ग्रासलैंड की। फिर ये है फ्लावर्स, ये एक्वेटिक प्लांट है, इनको स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस और लार्ज फिशेस को बर्ड्स। तो ये सारी क्या है, फूड चेन्स है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड ट्रैफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल मतलब अलग अलग जो स्टेप्स है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं अलग अलग ट्रॉफिक लेवल। जैसे ग्रास है, फिर डियर है, फिर लॉयन है, तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल होंगे। अब देखिए स्टैंडिंग क्रॉप का क्या मतलब होता है। हर ट्रॉफिक लेवल, ईच ट्रॉफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम। हर ट्रॉफिक लेवल के पास कुछ लिविंग मटेरियल होता है पर्टिकुलर टाइम पे, उसे हम कहते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। एंड इट इज़ मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। कैसे मेज़र करेंगे इसको, पूरा उसका मास, या तो बायोमास लेंगे या फिर नंबर लेंगे एक पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है। तो ये फूड चेन और ट्रॉफिक लेवल हो गया। अगला है फूड वेब। द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन फॉर्म्स अ वेब कॉल्ड फूड वेब। यानी अलग अलग फूड चेन मिक्सअप होकर क्या बनाती है, फूड वेब बनाती है। देखिए जैसे यहाँ पे कि घास को ये देखिए ग्रास को, जैसे ग्रास ऑफर खा रहा है, ग्रास को ये ग्रास ऑफर खा रहा है, उसके बाद ज़रूरी नहीं कि केवल ग्रास ऑफर ही खाए, ग्रास को ये भी खा सकती है स्क्विरल, गिलहरी। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस ग्रास ऑफर को खाया इस बर्ड ने, इस बर्ड को इसने, फिर ये यहाँ पर देखिए, अब ये जो गिलहरी है इसको डायरेक्टली इसने कंज्यूम किया, या इसने किया, या फिर इसने किया, कोई भी कर सकता है। तो ऐसे एक ही चीज़ को अलग अलग लोग कंज्यूम कर सकते हैं। यानी प्राइमरी कंज्यूमर को डायरेक्टली टर्शरी भी कर सकता है,
तो ये जो अलग अलग फूड चेन है वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, और इसे हम कहते हैं फूड वेब। ठीक, ऐसे देखिए, जैसे यहाँ पर ये जो है प्लांट्स को डियर ने और डियर को ये लॉयन ने, तो ऐसे जो है अलग अलग फूड चेन क्या हो रही है, मिक्सअप हो रही है और क्या बना रही है, फूड वेब बना रही है। ठीक, और ये है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो, सबसे पहले मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, सन। सन से एनर्जी सबसे पहले जाती है प्रोड्यूसर्स में, और प्रोड्यूसर से जाती है कंज्यूमर्स में, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और वहाँ से डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फूड, और फिर ये दोबारा उसको प्लांट ले लेंगे, यानी प्रोड्यूसर ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है वो हीट के रूप में, यानी रेस्पिरेशन के लिए बाहर भी जा रही है हर एक लेवल पे। ठीक है, हर एक लेवल पे एनर्जी क्या होती है, लॉस होती है। तो ऐसे ये पूरा एनर्जी फ्लो चलता है। ये हम पढ़ेंगे अभी कि कैसे एनर्जी लॉस होती है और कितनी एनर्जी अगले लेवल तक पहुँचती है। तो इतना क्लियर है आपको पूरा जो इकोसिस्टम का मेन पार्ट था, स्ट्रक्चर, फंक्शन और फूड चेन, फूड वेब, ट्रॉफिक लेवल और प्रोडक्टिविटी। तो थैंक यू, इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।